हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम आपके हिंदी व्याकरण में देखेंगे आपका अध्याय संख्या 13, जिसका नाम है अव्यय या अविकारी शब्द, यानी कि इनडेक्लाइनेबल वर्ड्स। तो क्या होते हैं ये? ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं बच्चों, तो इन उदाहरणों को आपको देखना है। तो देखिए, राघव दिन भर खेलता है, वह दिन भर शैतानी करता है, माँ को उसका दिन भर खेलना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे 3 वाक्य दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कर्ता और क्रिया में लिंग वचन कारक के कारण आपको अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है तीनों वाक्यों में। लेकिन दिन भर शब्द बच्चों एक ऐसा है जिस पर कोई भी प्रभाव यहाँ नहीं पड़ रहा है। तो बच्चों, यही आपका अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो आपके 3 वाक्य यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन तीनों वाक्यों में जो आपका कर्ता है और जो क्रिया है उस पर आपका कर्म, उस पर आपका लिंग वचन कारक, इन सब का प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन इन सब में एक ऐसा शब्द है जैसे कि दिन भर, इस पर किसी भी काल, किसी भी क्रिया, किसी भी कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जैसे हैं ये वैसे ही इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। तो बच्चों, अव्यय का अर्थ क्या है? तो देखो, अ प्लस वय, तो इसका मतलब क्या है? जो वय ना हो, अर्थात जिसका स्वरूप सदा एक जैसा हो। ठीक है, अविकारी, इसका क्या मतलब है? अ और विकारी मतलब जिसमें विकार ना आए, अर्थात जो कभी परिवर्तित ना हो। ठीक है, तो अविकारी शब्द आपके वो शब्द होते हैं जिसमें कभी किसी भी वजह से कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसकी परिभाषा देखो, जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष काल आदि के कारण कोई भी विकार या परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं? कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी काल हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी कारक हो, जो कभी भी अपना स्वरूप बदले ना, जो जैसा है वो हमेशा वैसा ही लिखा जाए, इसी को कहा जाता है आपका अव्यय या अविकारी शब्द। ठीक है, आइए अब देखते हैं बच्चों अव्यय शब्दों के भेद। तो बच्चों, हमारे अव्यय शब्दों के कौन से भेद हैं? अगर हम हमारे अव्यय शब्दों के भेद की बात करें तो देखो, अव्यय शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। तो देखो, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है, तो क्रिया विशेषण की अगर आप बात करेंगे बच्चों, देखिए, राम तेज भागता है, मैं कल आऊंगा, तुम बाहर बैठो, वरुण बहुत बोलता है। तो बच्चों, इन वाक्यों में ना आपको तेज, कल, बाहर और बहुत शब्द, ये क्या है? ये वो शब्द हैं जो आपको क्रिया की विशेषता बताते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है बच्चों क्रिया विशेषण के भेद। तो बच्चों, आगे चल के ना क्रिया विशेषण आपका 4 भागों में विभाजित होता है। पहला है ऋतिवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है स्थानवाचक, चौथा है परिमाणवाचक। ठीक है, आइए देखिए इन सब का। तो ऋतिवाचक क्या है? तो बच्चों, कुछ ये उदाहरण दिए हैं जिसमें आपको पता चलता है कि मीठा और तेज, ठीक है, मतलब तेज और मीठा, ये शब्द दौड़ने और बोलने के ढंग को प्रकट कर रहे हैं, एक ढंग को, एक रीति को बताते हैं, वही आपका रीतिवाचक कहलाता है क्रिया विशेषण। तो देखो, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का ढंग प्रकट हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो आपको बताते हैं इस क्रिया, मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो आपको किसी भी क्रिया के होने का ढंग बताते हैं, उसका तरीका बताते हैं, किस तरीके से ये जो क्रिया है ये होती है, उसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखो, धीरे धीरे, धड़ाधड़, ना, नहीं, मत, सहसा, अचानक इत्यादि। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण की। तो बच्चों, जो कालवाचक क्रिया विशेषण है वो होता है, पहले तो उदाहरण देख लीजिए, दादाजी प्रतिदिन टहलते हैं, मैं आज वहां नहीं जाऊंगा, तुम यहाँ कब आओगे। तो बच्चों, इन वाक्यों में अगर आप देखेंगे तो प्रतिदिन, आज, कब, ये जो शब्द होते हैं ये अपने वाक्य की क्रियाओं के समय का बोध कराते हैं, यानी कि कालवाचक नाम से पता चलता है इस समय के बारे में बताएगा। ठीक है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण वो होते हैं जहां पे हमें क्रिया के समय का पता चलता है कि जो क्रिया है वो किस समय में हो रही है, उसी को हम लोग कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया का समय जाना जाए, यानी कि वो क्रिया विशेषण जो आपको क्रिया के समय के बारे में बताता है, उसको हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ अन्य शब्द हैं, देखो,
आज, कल, परसों, कब तक, सदा, बहुधा, पल भर, अभी, रोज इत्यादि। ठीक है। अब तीसरा है बच्चों स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक नाम से ही पता चल रहा है, ये वो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं जो आपको क्रिया के स्थान के विषय में जानकारी देते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, महमूद वहां बैठा है, सुधा इधर उधर घूम रही है। तो यहाँ पे देखिए, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहां, कहां, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दूर, पास, अंदर आदि। फिर बच्चों बात करते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। तो उदाहरण देख लो, वो बहुत हंसता है, कृपया कम बोलो। तो बच्चों यहाँ पे बहुत और कम जो शब्द है ना, वो आपको हंसने और बोलने की मात्रा का बोध करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परिमाणवाचक आया है, परिमाण, मात्रा। तो वो शब्द जो आपको मात्रा का अनुमान देते हैं वही आपकी क्रिया विशेषण कहलाती है। कौन सी? परिमाणवाचक। जैसे कि देखो, जिस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के परिमाण का पता चले, यानी कि जिस क्रिया विशेषण के जरिए बच्चों हमें क्रिया के परिमाण के विषय में पता चलता है, उसकी मात्रा, उसके नाप तौल के विषय में पता चलता है, वही हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कुछ अन्य शब्द हैं, देखो, थोड़ा, बहुत, कुछ, इतना, बिल्कुल इत्यादि। अब बच्चों क्रिया विशेषणों की रचना अगर आप देखेंगे तो क्रिया विशेषणों की रचना की अगर हम बात करें तो कुछ शब्द ना मूल रूप से हमारे क्रिया विशेषण ही होते हैं, मूल रूप से वो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे यहाँ, उधर, इधर, ऊपर आदि इत्यादि। ठीक है। लेकिन आप ना कई बार इनमें क्या कर सकते हो, प्रत्यय लगाकर भी, ठीक है, इनकी रचना कर सकते हो। जैसे कि प्रेम पूर्वक तो प्रेम पूर्वक हो जाएगा, ध्यान पूर्वक तो ध्यान पूर्वक इत्यादि। ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं वो द्विरूपती से बने होते हैं। ठीक है। जैसे चलते चलते, धड़ाधड़, बीचों बीच, यानी एक जैसे शब्दों से बने होते हैं। ठीक है। अब देखिए क्रिया विशेषण तथा विशेषण में अंतर। अच्छा, क्रिया विशेषण और विशेषण में बच्चों अंतर है। क्या अंतर है? देखो, जो क्रिया विशेषण होता है जब इसका इस्तेमाल हम वाक्यों में करते हैं, ठीक है, तो क्रिया विशेषण का इस्तेमाल वाक्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले पदों की देखो, क्रिया विशेषण का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्रिया विशेषण हमारे वाक्यों में जो पद इस्तेमाल किए गए हैं उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है। तो क्रिया विशेषण क्या करते हैं, हमारे वाक्यों में जो पदों का हम इस्तेमाल करते हैं वो उनकी विशेषता बताते हैं। ठीक है। और विशेषण वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं। ठीक है। यही अंतर है। जो क्रिया विशेषण है ये हमारे वाक्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले पदों के विषय में बताते हैं, और विशेषण सिर्फ और सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम के पदों के विषय में बताता है। ठीक है। तो कुछ हमारे शब्द ऐसे हैं जो विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों प्रकार से हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे कि मीठा, तो आम मीठा है, ये आपका विशेषण है। चाकू तेज है, ये भी विशेषण है, लेकिन वह मीठा बोलता है, ये क्रिया विशेषण है। वो तेज दौड़ता है, ये क्रिया विशेषण है। ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे संबंध बोधक की। तो देखिए, विद्यालय के बाहर लड़के खड़े हैं, मधु सुता के साथ बाजार गई है। तो बच्चों इन वाक्यों में ना के बाहर, के साथ ये शब्द आए हैं, ये शब्द आपके संज्ञा के साथ आकर उनका संबंध वाक्यों में प्रयोग में लाए गए अन्य शब्दों के साथ कराते हैं, तो इनको हम संबंध बोधक कहते हैं। तो बच्चों संबंध बोधक आपके संबंध बोधक आपके वो शब्द होते हैं जो आपके संज्ञा के साथ आते हैं, संज्ञा के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, और संज्ञा का संबंध बाकी अन्य वाक्यों में प्रयोग में लाए गए शब्दों के साथ करते हैं। जैसे कि देखो, जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। तो संबंध बोधक बच्चों ये वो अविकारी शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, जो संज्ञा के साथ लगते हैं और संज्ञा शब्द का संबंध वाक्यों में प्रयोग में लाए गए दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। ठीक है। चलिए, इसके अलावा बच्चों यहाँ पे ना कोई परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग अवश्य होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बच्चों देखिए, अर्थ के अनुसार ये आपके कुछ संबंध बोधक शब्द हैं। जैसे कि जब आप कालवाचक यानी समय की बात करते हो ना, तो इसमें के बाद, के पहले, के पीछे, के उपरांत ये रहता है। स्थानवाचक की बात करते हो तो देखो, के बाहर, के भीतर, के ऊपर, के नीचे। दिशावाचक की बात करें तो देखिए, के निकट, के पास, के समीप, के दूर इत्यादि। साधनवाचक तो के द्वारा, के जरिए आदि। विरोधवाचक का अगर आप देखोगे तो के विपरीत, के उल्टे, के विरुद्ध आदि। समता सूचक तो देखोगे तो के
की तरह, के समान, के दृश्य आदि। फिर देखिए कारण बोधक, संप्रदानात्मक, अतिरिक्ता बोधक और संगति बोधक, आप देखेंगे इनको, ठीक है। फिर बच्चों हम बात करते हैं क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। तो बच्चों जो हमारा क्रिया विशेषण है और संबंध बोधक है उनमें क्या अंतर है, तो देखो जो क्रिया विशेषण शब्द है वो क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, है ना। क्रिया विशेषण, नाम में ही पता चल रहा है, ये वो विशेषण शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता आपको बताते हैं, ठीक है। जबकि जो संबंध बोधक होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बाद इस्तेमाल में लाए जाते हैं और ये इन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का जो रिश्ता है वो दूसरे शब्दों के साथ वाक्यों में जो प्रयोग में लाए गए हैं उनके साथ बताता है। जैसे कि सामने देखकर चलो, तो ये क्रिया विशेषण है। घर के सामने डाकखाना है, ये संबंध बोधक है क्योंकि के सामने और ये घर आपका संज्ञा है, तो इसके बीच का जो रिश्ता है संबंध बोधक है। अन्य उदाहरण देख लीजिए, तो ये आपके कुछ शब्द है, ऊपर, पीछे, आगे, अंदर, धीरे, पास। तो ये देखो क्रिया विशेषण के रूप में तो बंदर ऊपर बैठा है, संबंध बोधक के रूप में बंदर छत के ऊपर बैठा है, ठीक है। तो जो छत है ये आपकी संज्ञा है, तो इसके साथ ये रिश्ता बता रहा है, ठीक है। पीछे तो अर्जुन पीछे रह गया, तो कृष्ण के पीछे अर्जुन था, इत्यादि। अब अगला देख लेते हैं बच्चों समुच्चय बोधक या योजक। तो ये कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए। अभय और विनय भाई हैं, वो बुद्धिमान ही नहीं बल्कि समझदार भी है। विवेक ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। तो बच्चों यहाँ पे कुछ रंगीन शब्द हैं जैसे कि और, बल्कि और इसलिए। तो और जो है ना ये दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। वो कौन से दो शब्द हैं, अभय और विनय, ये दो शब्द हैं, तो इनको जोड़ने के लिए हमने और योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया, ठीक है। इसके अलावा जो बल्कि है ये ना दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इसलिए जो है ये दो वाक्यों को जोड़ने में काम में लाया जा रहा है। तो इसीलिए बच्चों ये आपके समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं, ठीक है। तो इनकी परिभाषा आप देख सकते हो, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं, ये अव्यय शब्द आपके समुच्चय बोधक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए आदि, ठीक है। अब देखिए समुच्चय बोधक के भेद। तो बच्चों समुच्चय बोधक के भेद की बात करोगे तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक की अगर आप बात करोगे तो ये जो समुच्चय बोधक समान शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ये समान शब्दों, समान वाक्यांशों और समान वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक ना बच्चों आपके चार प्रकार के होते हैं। कितने? चार प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आएगी संयोजक की। तो संयोजक क्या करता है, ये समान वर्ग के शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो संयोजक क्या करता है, ये समान वर्ग के जो शब्द होते हैं, जो वाक्यांश होते हैं या जो वाक्य होते हैं, इनको जोड़ने में ये काम में लाए जाते हैं, ठीक है। जैसे और, तथा या आदि, ठीक है। तो ये दो शब्दों, वाक्यांशों जोड़ने के लिए काम में लाते हैं, तो इसको हम संयोजक कहते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण भाई थे, विभा आई तथा जया चली गई, ठीक है। फिर होता है विरोध दर्शक। तो यहाँ पे बच्चों जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है, तो जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द दो कथनों में से प्रथम का विरोध या निषेध प्रकट करें वे विरोध हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक आपके शब्द होते हैं जो किसी भी दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों में पहले वाले के विरोध में हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो पहले वाले के विरोध में रहते हैं, ठीक है, वो विरोध दर्शक होते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया पर वो नहीं माना, तो पर ये पहले वाले के विरोध में है, ठीक है। फिर देखो विकल्पिक। तो ये वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द होते हैं जो पदबंधों और वाक्यों में विकल्प के तौर पर प्रकट किए जाते हैं, ठीक है। उनको हम लोग विकल्पक कहते हैं। जैसे कि तुम आओगे या मैं आऊं, विकल्प है, या तो तुम आ जाओ या तो मैं आऊं, आप चाय पियेंगे अथवा कॉफी, ठीक है। फिर बच्चों घ देखो परिणाम दर्शक, ठीक है। तो ये वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द होते हैं जो पहले उपवाक्य तथा उसके परिणाम का संकेत करने वाले अन्य उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इनको हम लोग परिणाम दर्शक कहते हैं। जैसे कि तुमने मेहनत की इसलिए सफल हुए, ठीक है। अब बच्चों दूसरा जो मेन टाइप का आपका समुच्चय बोधक है वो है आपका वैधिकरण। तो वैधिकरण में क्या होता है, यहाँ पे ना एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने वाले वैधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यानी कि जहां पे एक या एक से ज्यादा आश्रित उपवाक्य जो होते हैं उनको जो मेन उपवाक्य
मतलब जो आपके एक या एक से ज्यादा जो आपके आश्रित उपवाक्य हैं, जब इन आश्रित उपवाक्यों को हम लोग मेन वाक्यों के साथ जोड़ते हैं, यही कहलाता है आपका वैधिकरण उपवाक्य। और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं यदि, तो, इसलिए, कि, इत्यादि। ठीक है, यदि तुम आ जाते तो मैं भी चलता। अब देखिए, वैधिकरण समुच्चय बोधक भी आपका 4 प्रकार का होता है। तो पहला है कारणवाचक। तो आप देखेंगे तो जो समुच्चय बोधक 2 उपवाक्यों को जोड़ना और मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताए, उसे कारणवाचक कहते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं और यहाँ पे जो मुख्य उपवाक्य है उसके पीछे क्या कारण है जो आपको बताता है, यही कारणवाचक है। ठीक है, मैं कल नहीं आ सका क्योंकि मुझे बुखार था, इत्यादि। फिर ख देखो बच्चों, उद्देश्यवाचक। तो जो समुच्चय बोधक क्या करते हैं, 2 उपवाक्यों को जोड़ते हुए मुख्य उपवाक्य की बात का उद्देश्य आपको बताते हैं। यानी कि 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं, साथ ही साथ इसमें जो मुख्य उपवाक्य है उसका उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य को जब वो बताते हैं तो ये आपका उद्देश्यवाचक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि देखो, खूब मन लगाकर पढ़ो जिससे अच्छे अंक प्राप्त कर सको। ठीक है, ग देखो, संकेतवाचक। तो बच्चों देखेंगे तो जो वैधिकरण समुच्चय बोधक 2 उपवाक्यों को संकेत से जोड़ने का काम करते हैं वो संकेतवाचक कहलाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, जहां पे संकेत का आपको बोध हो। ठीक है, फिर देखो स्वरूप बोधक। तो जिन अवयवों का प्रयोग पहले के उपवाक्यों या वाक्यांशों के अर्थ को ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए किया जाता है, ज्यादा स्पष्ट तौर से समझाने के लिए किया जाता है, वो स्वरूप बोधक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि उसका मुख कमल के समान है, अर्थात बहुत सुंदर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों विस्मयादि बोधक की। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक क्या है, तो आप सभी जानते हैं विस्मयादि बोधक क्या, कौन सा शब्द होते हैं, जो हमारे फीलिंग्स को बताते हैं, जो आप फील करते हो। जैसे कि राम राम, ये तुमने क्या किया, वाह वाह, ये कैसा सुंदर दृश्य, छी तुम तो बहुत पापी हो, परे हटो, शाबाश बेटा तुमने कमाल कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे राम राम ये आश्चर्य को दर्शा रहा है, वाह वाह हर्ष को, छी घृणा को, और शाबाश प्रशंसा को प्रकट कर रहा है। यही सब आपके विस्मयादि बोधक हैं। तो इसका उदाहरण, इसका परिभाषा देखो, जो शब्द मन के घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करते हैं बच्चों, वही आपका विस्मयादि बोधक कहलाता है। अब देखिए, ये कुछ शब्द आपके नीचे लिखे भावों को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो हर्ष को दर्शाने के लिए अहो, आहा, वाह वाह, धन्य, शाबाश। ठीक है, आश्चर्य को दर्शाने के लिए देखो है, अरे, ओहो इत्यादि। घृणा देख, छी इत्यादि। शोक, हाय, हा, बाप रे इत्यादि। प्रशंसा को शाबाश, धन्य, वाह वाह। क्रोध को दिखाने के लिए देखो हट, अबे, क्यों। स्वीकृति को दिखाने के लिए हाँ ठीक, जी हाँ अच्छा। संबोधन को देखिए हे, रे, अरे इत्यादि। ठीक है, अच्छा अब बच्चों यहाँ पे ना आपको कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए, जब हम हमारे मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, ठीक है, जब हम हमारे मानसिक भावों को प्रकट करते हैं तब हम प्रायः सभी शब्दों को द्योतक या विस्मयादि बोधक के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे कि संज्ञा, शिव शिव, राम राम। ठीक है, सर्वनाम, क्या मैंने तुम्हें कहा था। क्रिया, लो मुझे कोसने लगे। क्रिया विशेषण, अब मरे हम तो। ठीक है, अब बच्चों बारी आती है यहाँ पे निपात की। तो निपात क्या है, देखिए, यह स्थान केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो केवल शब्द है, ये महिलाओं शब्द पर विशेष बल दे रहा है, इसीलिए इसे निपात कहते हैं। तो क्या है निपात की परिभाषा, देखो, ये ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जो वाक्यों में प्रयुक्त किसी पद पर विशेष बल देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, निपात कहलाते हैं। तो बच्चों निपात क्या होता है, निपात आपका एक ऐसा अव्यय शब्द होता है जो हमारे वाक्यों में प्रयोग में लाए गए किसी भी पद के ऊपर विशेष बल देता है। तो जब किसी भी पद के ऊपर विशेष बल दे के बोला जाए वही निपात होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो केवल है ये निपात शब्द है, क्योंकि ये महिलाओं इस पर ज्यादा क्या कर रहा है, फोर्स दे के बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बच्चों अगर आप देखेंगे तो निपात एक ऐसा शब्द है जो कि स्वतंत्र रूप में, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ आपके प्रमुख निपात हैं बच्चों, आप देख सकते हो, ही, यह कार्य आपको ही करना है। भी है, मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई जाऊंगा, तो मुझे कुछ कहने तो दो, मैं सब बता दूंगा। तक, मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं देखी ना, तुम कल मेरे जन्मदिन पर आओगे ना, मात्र, उसे तो मात्र 500 रुपए महीना मिलते हैं केवल, मैं केवल चाय पीऊंगा। तो बच्चों ये बताइए, ये जो प्रमुख आपके निपात है, क्या ये अकेले लिखे जा सकते हैं, सिर्फ अकेले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनका कोई मतलब नहीं होगा। इनको लिखने के लिए हमें क्या करना है, किसी वाक्य का प्रयोग करना है। ठीक है, और ये जो निपात होते हैं वो क्या करते हैं, वाक्यों में जो पद इस्तेमाल में लाए जाते हैं ये उनके ऊपर स्पेशल फोर्स देते हैं, यानी कि कह सकते हो आप विशेष बल दे के बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आइए इसकी समरी देख लेते हैं। ठीक है, तो आओ दोहराओ, देखो,
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं, है ना। इसके बच्चों आपके 4 भेद होते हैं, ठीक है। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर ये वाक्य के अन्य शब्दों के साथ आपका संबंध बताते हैं, तो इनको हम लोग संबंध बोधक कहते हैं। इसके अलावा 2 पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय क्या होते हैं? ये समुच्चय बोधक कहलाते हैं, है ना। समुच्चय बोधक भी बच्चों आपके 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और वैधिकरण, ठीक है। मन के हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने वाले अव्यय विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका संपूर्ण अध्याय, ठीक है, जिसमें हमने अवयवों के विषय में पढ़ा है। तो इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए, इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।